नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेटर लाइफ चैनल पर, जहां हम सीखते हैं बेहतर सोच, बेहतर जीवन और बेहतर संबंधों की बातें। आज हम शुरू कर रहे हैं एक गहरी और जरूरी यात्रा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। ये स्क्रिप्ट डैनियल गोलेमैन की बेस्ट सेलिंग किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये किताब ये सवाल उठाती है, क्या सिर्फ आईक्यू ही सफलता की गारंटी है, या फिर हमारी भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता ही असली सफलता का राज है। इस पहले भाग में हम जानेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, ईक्यू बनाम आईक्यू दिमाग के अंदर क्या होता है जब हम महसूस करते हैं, और क्यों यह सब कुछ स्कूलों में नहीं सिखाया जाता लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है। डैनियल गोलेमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की क्षमता। ये 5 मुख्य हिस्सों में बंटी होती है। 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। 2, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। 3, मोटिवेशन, खुद को प्रेरित करना। 4, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। 5, सोशल स्किल्स, संबंधों को संभालना। इन 5 क्षेत्रों में अगर कोई इंसान मजबूत हो तो उसे इमोशनल इंटेलिजेंट कहा जाता है, चाहे उसका आईक्यू बहुत ऊंचा ना हो। अध्याय 2, आईक्यू बनाम एक्यू जाता रहा कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोटिएंट ही व्यक्ति की सफलता का पैमाना है। लेकिन गोलेमैन के अनुसार आईक्यू आपको स्कूल में टॉप करा सकता है, लेकिन ईक्यू आपको जिंदगी में सफल, संतुलित और खुशहाल बनाता है। एक उदाहरण, 2 बच्चे हैं। एक बहुत तेज है लेकिन गुस्से में हर बार गलती कर देता है। दूसरा सामान्य बुद्धि वाला है लेकिन धैर्य और समझ से काम लेता है। सफलता किसे मिलेगी? अक्सर दूसरे को। अध्ययनों से पता चला है कि करियर में सफलता में आईक्यू की भूमिका सिर्फ 20% होती है, जबकि ईक्यू का योगदान 80% तक हो सकता है। अध्याय 3, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। भावनाओं को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि दिमाग कैसे काम करता है। डैनियल गोलेमैन बताते हैं, मस्तिष्क के 2 मुख्य हिस्से। 1, एमिगडाला, भावनात्मक प्रतिक्रिया का केंद्र। दूसरा नियोकॉर्टेक्स, तर्क, निर्णय और सोच का हिस्सा। जब कोई भावनात्मक घटना घटती है तो पहले एमिगडाला प्रतिक्रिया करता है, उसके बाद ही नियोकॉर्टेक्स सोचता है। अमिगडाला हिजेक क्या है? जब हम अचानक गुस्से में आकर कुछ बोल देते हैं या डर में फ्रीज हो जाते हैं तो इसे कहते हैं एमिगडाला हाइजेक। यानी भावना इतनी तेज होती है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए ईक्यू का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, ताकि हम इस हाइजेक से बच सकें। अध्याय 4, क्या भावना और तर्क विरोधी हैं? नहीं। गोलेमैन कहते हैं कि भावना और तर्क विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। भावना देती है ऊर्जा, तर्क देता है दिशा। जब ये दोनों संतुलन में हों तभी इंसान समझदारी से प्रतिक्रिया देता है, न ज्यादा भावुक न ज्यादा ठंडा। उदाहरण, जब आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो अगर आप रोते हैं, यह भावना है, लेकिन साथ ही आप शांति से परिवार की मदद करते हैं, यह तर्क है। ईक्यू हमें इन दोनों को संतुलित करना सिखाता है। अध्याय 5, बचपन में कैसे विकसित होती है ईक्यू। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बचपन में ही आकार लेने लगती है। जब एक बच्चा डरता है और मां उसे गले लगाती है, वह सीखता है कि भावना को संभाला जा सकता है। जब वह गिरकर रोता है और कोई कहता है, मैं समझता हूं तुम्हें दर्द हुआ, वह एम्पैथी सीखता है। अगर बचपन में माता पिता और शिक्षक भावनाओं को दबाने की जगह उन्हें पहचानना सिखाए तो ईक्यू मजबूत बनती है। अध्याय 6, स्कूल में ईक्यू की कमी। डैनियल गोलेमैन की चिंता यह है कि हमारे स्कूल सिर्फ अकादमिक ज्ञान पर जोर देते हैं लेकिन भावनात्मक शिक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा, बच्चे तनाव में जीते हैं, रिश्ते संभाल नहीं पाते, असफलता से टूट जाते हैं और गुस्से, डर या दबाव में गलत निर्णय ले बैठते हैं। समाधान है सोशल और इमोशनल लर्निंग एसएल को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। अध्याय 7, भावनाओं को पढ़ना और प्रतिक्रिया देना। ईक्यू का एक बड़ा हिस्सा है दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझदारी से प्रतिक्रिया देना। उदाहरण,
आपका दोस्त चुपचाप है, अगर आपके पास ईक्यू है तो आप पूछेंगे, क्या सब ठीक है? अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं, मूड खराब है तो मेरा क्या लेना देना। ईक्यू वाले लोग ध्यान से सुनते हैं और दूसरों की नॉन वर्बल भाषा भी समझते हैं, जैसे चेहरा, हाव भाव, आवाज। अध्याय 8, ईक्यू की ताकत। व्यक्तिगत जीवन में जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो झगड़े कम होते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, तनाव कम होता है और आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। ईक्यू का मतलब है भावना को पहचानो, स्वीकार करो और सही दिशा में उपयोग करो। भाग 2, आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और प्रेरणा। अध्याय 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव डैनियल गोलेमैन कहते हैं, आत्म जागरूकता हमारे अंदरूनी दुनिया को निगरानी करने की क्षमता है। आत्म जागरूकता का अर्थ अपनी भावनाओं को पहचानना, उनके पीछे के कारण को समझना, यह जानना कि मेरी सोच और निर्णय पर भावना का क्या असर हो रहा है। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हम ज्यादा सजग रहते हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं। कैसे बढ़ाएं आत्म जागरूकता? पहला, रोजाना चेक इन करें। दिन में 3 बार खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इस भावना का कारण क्या है। 2 भावनाओं को नाम दीजिए, जैसे मैं चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूं, मैं घबराया हुआ हूं। 3 जर्नलिंग करें, हर दिन 5 मिनट के लिए लिखिए, आज कौन सी भावना सबसे अधिक रही, मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का शक्तिशाली तरीका है। अध्याय 2, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। भावनाओं पर शक्ति। सेल्फ अवेयरनेस से अगला कदम है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझदारी से व्यक्त करना। डैनियल गोलेमैन कहते हैं, पीपल हु आर इन कंट्रोल ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस आर एबल टू क्रिएट एनवायरमेंट्स ऑफ ट्रस्ट एंड फेयरनेस। आत्मनियंत्रण के लक्षण। 1, गुस्सा आने पर भी शांत रहना। 2, भावनात्मक प्रतिक्रिया से पहले सोच पाना। 3, तनाव में स्थिर रहना। अगर कोई आपको गाली देता है और आप बदले में मुस्कुराते हैं, वो कमजोरी नहीं, वो भावनात्मक शक्ति है। कैसे बढ़ाएं आत्मनियंत्रण? पहली तकनीक, एस, स्टॉप टी। एक गहरी सांस लें, ओह, महसूस करने के लिए देखें पी। सावधानी से आगे बढ़ें। दूसरी, रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना सीखें। जब कुछ बुरा हो तो खुद से कहें, मैं अभी कुछ भी बोलने से पहले सोचूंगा। 3, डिलेड रिस्पॉन्स का अभ्यास करें। तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकें, सांस लें, सोचें, फिर बोलें। माइंडफुलनेस और रेगुलेशन अपने विचारों को बहाव में नहीं बहने देते। आप वर्तमान क्षण में रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर पाते हैं। सुझाव, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करें और सोचें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं किन बातों पर नियंत्रण रखना चाहूंगा। अध्याय 3, आत्म प्रेरणा, मोटिवेशन। भीतर से उठने वाली ऊर्जा ईक्यू का अगला स्तंभ है। मोटिवेशन यानी खुद को प्रेरित करना, बिना किसी बाहरी दबाव के। डैनियल गोलेमैन कहते हैं, पीपल विथ हाई मोटिवेशन रिमेन ऑप्टिमिस्टिक इवन इन द फेस ऑफ फेलियर। मतलब प्रेरित लोग गिरने के बाद भी उठते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है लक्ष्य पर, न कि सिर्फ पुरस्कार पर। प्रेरणा के प्रकार। वेग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से आने वाली प्रेरणा उद्देश्य और मूल्य से जुड़ी होती है, जैसे मुझे खुद को बेहतर बनाना है। 2, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी पुरस्कार से प्रेरणा, जैसे पैसे, तारीफ, पुरस्कार। गोलेमैन मानते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अधिकतर अंदर से प्रेरित होते हैं और यही उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेरणा बढ़ाने के अभ्यास। 1, वाई को स्पष्ट करें। हर काम से पहले खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है मेरे लिए। 2, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। सफलता एक बार में नहीं मिलती, वह रोज के छोटे प्रयासों से बनती है। 3, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, असफलता भी एक प्रक्रिया है। 4, ग्रोथ माइंडसेट अपनाए। असफलता को अंत नहीं, एक सबक माने। उदाहरण, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहे हैं तो थकावट जल्दी आ जाएगी,
लेकिन अगर आपका उद्देश्य है देश की सेवा, अपने भीतर की क्षमता को विकसित करना, तो आप अंदर से प्रेरित रहेंगे। अध्याय 4, ईक्यू और रेजिलियंस। टूटने नहीं, बनने की कला। रेजिलियंस यानी लचीलापन, यानी मुश्किल हालात में भी टिके रहना। डैनियल गोलेमैन मानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रेजिलिएंट बनाती है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें मैनेज कर पाते हैं और अंदर से प्रेरित रहते हैं, तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। ईक्यू आपको रोने नहीं देता, संभलने की ताकत देता है। अध्याय 5, दैनिक जीवन में ईक्यू का अभ्यास। ईक्यू कोई किताब में पढ़ने की चीज नहीं है, यह हर दिन के छोटे निर्णयों में दिखता है। कुछ सुझाव। ट्रैफिक में गुस्सा आया, सांस लें, शांत रहें, कोई आलोचना करे, रखें विनम्रता और सीखने की भावना, किसी का दुख सुने, सिर्फ सलाह न दें, समझने की कोशिश करें। ईक्यू का अभ्यास हर पल हो सकता है, अगर आप सजग रहें। भाग 3, सहानुभूति, सामाजिक जागरूकता और रिश्तों की समझ। अध्याय 1, सहानुभूति, एम्पैथी, दिल से समझने की कला। डैनियल गोलेमैन कहते हैं, एम्पैथी इज द फंडामेंटल पीपल स्किल। सहानुभूति का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना, उसके नजरिए से चीजों को देखना, मदद करना। लेकिन जज के बिना सिंपैथी में हम कहते हैं, बेचारा दुखी है। एम्पैथी में हम कहते हैं, मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सहानुभूति के 3 प्रकार। वेट, कॉग्निटिव एम्पैथी, यह जानना कि दूसरा क्या सोच रहा है। 2, इमोशनल एम्पैथी, उनके भाव को अपने भीतर महसूस करना। 3, कंपैशनेट एम्पैथी, मदद के लिए तैयार रहना, एक अच्छा नेता, शिक्षक, माता पिता या जीवन साथी। ये सभी एम्पैथी से ही संबंधों को संभालते हैं। अध्याय 2, दूसरों की भावनाओं को पढ़ना, सोशल अवेयरनेस। सिर्फ अपनी भावना को समझना ही काफी नहीं, दूसरे की भावनाओं को भी पहचानना ईक्यू का अहम हिस्सा है। सोशल अवेयरनेस का मतलब है दूसरों के संकेत पढ़ना, उनकी आंखें, शरीर की भाषा, आवाज का टोन, यह जानना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। परिस्थिति को समझना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना, यह कला विशेष रूप से काम आती है बातचीत में, टीम वर्क में, लीडरशिप में और कठिन बातचीतों में। अभ्यास, सोशल सिग्नल्स को कैसे पहचानें? एक, सामने वाला आंखों में देख रहा है या नहीं। दूसरा, उसके चेहरे पर तनाव या उदासी है। तीसरा, क्या उसकी बात और शरीर की भाषा मेल खा रही है। जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं, तब आप एक असाधारण संवादी कम्युनिकेटर बनते हैं। अध्याय 3, प्रभावी संबंध बनाने की कला, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ईक्यू का अंतिम स्तंभ है रिश्ते संभालना। डैनियल गोलेमैन के अनुसार ईक्यू वाले लोग बेहतर संवाद करते हैं, टीम में सामंजस्य बनाए रखते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। रिश्ते संभालने के 5 मूल कौशल। 1, प्रभावशाली संवाद, साफ, स्पष्ट और विनम्र ढंग से बात करना, सुनना और समझना, पहले जवाब बाद में दो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान, बातों को तूल न देना, सहमति में असहमति ढूंढना, मैं सही हूं तू गलत की बजाय आओ मिलकर हल निकालें। 3, ट्रस्ट बिल्डिंग, भरोसा बनाना, ईमानदारी, एकरूपता और सहानुभूति से अपने शब्दों और कर्मों में मेल रखना। 4, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन, प्रभाव और प्रेरणा, दूसरों को दिशा देना, आदेश नहीं, दूसरों को साथ लेकर चलना। 5, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम भावना, ईगो को किनारे रखकर साझा सफलता पर ध्यान देना। अध्याय 4, ईक्यू और रिश्तों की गहराई, सच्चे और स्थायी रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भावनात्मक समझ से बनते हैं। ईक्यू रिश्तों में कैसे मदद करता है? आप गलती स्वीकार करते हैं, माफ करना जानते हैं, अपनी सीमाएं और दूसरों की भावनाएं समझते हैं। जरूरत पड़ने पर आप मौन भी बोलने जितना शक्तिशाली बना सकते हैं। कोई रिश्ता बिना समझदारी के नहीं टिकता, और ईक्यू उस समझदारी की जड़ है। अध्याय 5, ईक्यू और नेतृत्व, लीडरशिप। इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स दूसरों को डराते नहीं, प्रेरित करते हैं, आदेश नहीं देते, मार्गदर्शन करते हैं, अपनी टीम के मूड को पढ़ सकते हैं, फीडबैक को डांट नहीं, संवाद बना सकते हैं। डैनियल गोलेमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्टिंग्विशेस ग्रेट लीडर्स फ्रॉम एवरेज वंस। लीडर में ईक्यू के संकेत,
एक टीम के मनोविज्ञान को समझना, 2 आलोचना को विनम्रता से लेना और देना, 3 दूसरों की भावना के प्रति संवेदनशील रहना, 4 तनावपूर्ण समय में धैर्य और संतुलन बनाए रखना। एक अच्छा मैनेजर टीम चला सकता है, लेकिन एक ईक्यू वाला लीडर टीम को प्रेरित करता है। अध्याय 6। कठिन बातचीतों में ईक्यू का महत्व। हर किसी को जीवन में कभी न कभी कठिन बातें करनी पड़ती हैं। ब्रेकअप, आलोचना, नकारात्मक प्रतिक्रिया या असहमतियां ईक्यू ऐसे समय में संवेदना और संतुलन बनाए रखता है। सुझाव: तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने की बजाय जब ऐसा होता है मुझे बुरा लगता है, कहिए। दूसरों की बात को पूरा सुनिए। प्रतिक्रिया देने से पहले गहराई से समझिए। याद रखें, आपके शब्दों से लोग याद नहीं रखते, आप क्या बोले वो याद रखते हैं, कैसे महसूस कराया। अध्याय 7। ईक्यू और रिश्तों में हीलिंग। ईक्यू आपको सिर्फ रिश्ते बनाने में नहीं, टूटे रिश्ते संभालने में भी मदद करता है। माफी मांगने का साहस, दूसरों की पीड़ा को समझना, अपनी गलती मानकर आगे बढ़ना। कभी कभी एक मुझे दुख है कहने से दिल जुड़ जाते हैं। ईक्यू ऐसा करने की शक्ति देता है। भाग 4। भावनात्मक शिक्षा, बच्चों की परवरिश, कार्यस्थल और समाज। अध्याय 1। बचपन और ईक्यू नींव वहीं बनती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, द इमोशनल हैबिट्स दैट चिल्ड्रन अक्वायर अर्ली इन लाइफ शेप देयर डेस्टिनी। यानी बचपन में सीखी गई भावनात्मक आदतें भविष्य तय करती हैं। कैसे? अगर बच्चे को बार बार चुप कराया जाए, वह भावनाओं से डरने लगता है। अगर उसे समझा जाए, वह एम्पैथी सीखता है। अगर माँ बाप खुद शांत रहें, बच्चा सेल्फ रेगुलेशन सीखता है। बचपन में दी गई भावनात्मक शिक्षा आईक्यू से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। माता पिता के लिए सुझाव: बच्चे की भावना को नाम दें। तुम दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? इससे बच्चा भावनाओं को पहचानना सीखता है। रिएश्योरेंस दें, न कि डांट। डर लगना सामान्य है, मैं भी कभी कभी डरता हूं। 3, अपना उदाहरण दें। अगर आप गुस्से में संयम रखते हैं, बच्चा वही सीखेगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाई नहीं जाती, जीकर दिखाई जाती है। अध्याय 2। स्कूल में ईक्यू। शिक्षा सिर्फ अंकों की नहीं। गोलेमैन बताते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली में ईक्यू की बहुत बड़ी कमी है। बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन सोशल स्किल्स कमजोर होती हैं। एग्जाम पास करते हैं, लेकिन भावनात्मक असफलता से टूट जाते हैं। समाधान क्या है? सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, एसईएल, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को सिखाता है अपनी भावना को पहचानना, दूसरों की भावना को समझना, मुश्किल भावनाओं को संभालना और समूह में मिलकर काम करना। एससीएल के 5 स्तंभ, सीएसएल मॉडल। 1, स्व जागरूकता। 2, स्व प्रबंधन। 3, सामाजिक जागरूकता। 4, संबंधों कौशल। 5, जिम्मेदार निर्णय लेना। स्कूलों में एससीएल को लागू करके बच्चों में हिंसा, डिप्रेशन, तनाव कम किया जा सकता है और उनके आत्मसम्मान, एकाग्रता और सामाजिक समझ को बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 3, कार्यस्थल पर ईक्यू, सफलता का असली राज। डैनियल गोलेमैन के शोध बताते हैं, इन टॉप लीडरशिप पोजीशंस ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। मतलब जितना ऊपर आप जाते हैं उतनी जरूरी हो जाती है भावनात्मक समझ। ईक्यू की भूमिका ऑफिस में 1, टीम वर्क में दूसरों की बात समझना, मतभेद को संभालना। 2, क्लाइंट से डीलिंग में उनकी जरूरत और भावना को समझना। 3, तनाव में निर्णय लेना बिना घबराए, सोच पाना। 4, फीडबैक देना और लेना बिना चोट पहुंचाए। संवाद, एक ऑफिस जहां ईक्यू हो। ईक्यू वाले लीडर की पहचान: वो सुनता है, सिखाता है, चिल्लाता नहीं। वो गलती पर गुस्से की बजाय समाधान देता है। वो टीम को इंस्पायर करता है, डायरेक्ट नहीं। गोलमैन इसे रेजोनेंट लीडरशिप कहते हैं, जो दिल से जुड़कर लीड करता है। अध्याय 4, ईक्यू और समाज। क्या ईक्यू समाज को बदल सकता है? ईक्यू सिर्फ व्यक्ति का नहीं, पूरा समाज बदलने का औजार है। आज की सामाजिक समस्याएं क्या हैं? गुस्सा, हेट स्पीच, असहिष्णुता, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, रिश्तों में टूटन तनाव, अकेलापन, आत्महत्या। इन सभी समस्याओं की जड़ में है भावनात्मक असंतुलन। अगर समाज को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाया जाए तो हम ज्यादा करुणामय, सहनशील और समझदार समाज बना सकते हैं। कैसे? पहले स्कूल में एससीएल लाना अनिवार्य हो। दूसरे, वर्कप्लेस में ईक्यू को प्रमोशन का मानदंड बनाया जाए। तीसरे में मेंटल हेल्थ को शर्म की नहीं, समझ की चीज माना जाए।
चौथे, पब्लिक संवाद में सहानुभूति लाई जाए। पांचवें, सोशल मीडिया पर संवेदनशीलता बढ़ाई जाए। एक ईक्यू भरा समाज तनाव कम करता है, जुड़ाव बढ़ाता है और हर नागरिक को भावनात्मक सुरक्षा देता है। अध्याय 5, ईक्यू को अपनाने की शुरुआत कहां से करें? शुरुआत सिर्फ एक जगह से हो सकती है, आपसे। आपके अंदर ईक्यू हो तो आपके बच्चे सीखेंगे, आपके सहकर्मी प्रेरित होंगे, आपका साथी सराहेगा और धीरे धीरे एक चेन बनती जाएगी। जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जलते हैं, वैसे ही एक ईक्यू व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। अंतिम निष्कर्ष, ग्रैंड कंक्लूजन। डैनियल गोलेमन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि भावनाएं शत्रु नहीं, शक्ति है। ईक्यू एक सॉफ्ट स्किल नहीं, लाइफ स्किल है। ईक्यू सीखने की कोई उम्र नहीं। ईक्यू से हम बेहतर इंसान, बेहतर अभिभावक, बेहतर लीडर और बेहतर नागरिक बन सकते हैं। याद रखिए, आईक्यू आपको इंटरव्यू में पहुंचा सकता है, लेकिन ईक्यू तय करता है कि आप वहां टिक पाएंगे या नहीं। अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रभावशाली लगी और जरूर सब्सक्राइब करें बेटर लाइफ चैनल को, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों से निकला जीवन परिवर्तन का ज्ञान सरल हिंदी में। शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक भावनात्मक रूप से सजग रहिए, जुड़े रहिए और अपने भीतर की रोशनी को फैलाइए। आपका दिन शुभ